हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो माननीय हाई कोर्ट जबलपुर है, उन्होंने ऑर्डर किया है कि जो ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स हैं, मतलब 2018 वाली भर्ती का, उस सीट को 45 डेज में क्या किया जाए, फिल किया जाए और उन बच्चों को नियुक्ति दी जाए जो 18 में जो बच्चे पात्रता परीक्षा पास हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक और वीडियो बनाई थी, मैं उसी क्लिप आपको दिखा देता हूँ। मतलब जो उसमें पिक्चर था कि ये ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी का जो मतलब पूरा इन्होंने ग्रुप बनाया, उन्होंने ये बात यहाँ पर रखी कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो 845 पर जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उसको यहाँ पर क्या करें, वो नई भर्ती में 23 वाली भर्ती में शामिल कर दें। तो वहाँ पर उन्होंने ये तर्क दिया कि क्योंकि जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसकी जो निर्देश जो नियमावली है उसमें एसटी एससी ओबीसी की जो बचे हुए सीट्स हैं उसको अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड करने का प्रोविज़न है, और उन्होंने अपने नियमावली में ईडब्ल्यूएस की सीट्स को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रोविज़न नहीं बनाया है। इसलिए 18 की जो बचे हुए ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है उसको 23 पे नहीं ले जाया गया है। तो उनसे निवेदन किया जा रहा है कि वो उसमें अपने नियम में संशोधन करें और कैरी फॉरवर्ड का प्रावधान बनाएं, और जो 23 जो 18 वाले जो पोस्ट हैं ईडब्ल्यूएस के 845 उसको 23 वाली भर्ती में लाया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में रूल्स ये हैं कि जो ईडब्ल्यूएस की पोस्ट होती हैं, अगर उसमें हमें एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो वो सारी की सारी पोस्ट जो है वो नेक्स्ट भर्ती में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो किसी भी भर्ती में बचे हुए पोस्ट होते हैं, वो पोस्ट अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और पोस्ट बच गई है और एलिजिबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो सीट्स अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बोलोगे आपको कैसे पता, मतलब मुझे कैसे पता, तो मैं इससे रिलेटेड आपको एविडेंस भी दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये जो मैं ऑर्डर पूरा तो नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सी चीज़ें उसमें, कई पेज का ऑर्डर है वो, तो जो मेन पॉइंट है मैं उस पर दिखाऊंगा। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑर्डर मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ। तो ये ऑर्डर जो है उसका नंबर है 36039/1/2019 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मतलब डीओपीटी का ये ऑर्डर है। ठीक है, जो है, और इसका जो डेट है वो 31 जनवरी 2019 है, क्योंकि आपको पता है कि 18 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि इसमें ये कैरी फॉरवर्ड वाली बात कहाँ पे लिखी है। तो इसी ऑर्डर के पेज नंबर 4 पे आप जाएंगे तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है। मैं आपको इसको बड़ा करके एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इस ऑर्डर में 6.3 जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है कि वेयर इन एनी रिक्रूटमेंट ईयर एनी वैकेंसी एनमार्क्ड फॉर ईडब्ल्यूएस कैन नॉट बी फिल्ड up due to non-availability of a suitable candidates belonging to EWS, such vacancies for the particular recruitment year shall not be carried forward to the next recruitment year as backlog। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात ये कही जा रही है कि जो बैकलॉग की सीट्स, मतलब जैसे आपको पता है कि एसटी एससी और ओबीसी में क्या होता है, बैकलॉग होता है। तो बैकलॉग की सीट्स जो है वो सिर्फ उन्हीं 3 कैटेगरीज के लिए ही मतलब लागू होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए बैकलॉग की सीट्स लागू नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर, और फिर अगर ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं हो रही है तो फिर आप ये समझ सकते हो कि यूआर के लिए भी बैकलॉग सीट्स का कोई प्रोविज़न नहीं होगा। ठीक है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके मन में एक डाउट आए, सर रिजर्वेशन तो उनको भी दिया जाता है, उनकी सीट्स अगर, मतलब उनका मतलब जो एसटी एससी ओबीसी की जो सीट्स हैं वो जो बचती हैं वो बैकलॉग में जाती हैं, तो फिर ईडब्ल्यूएस की क्यों नहीं जा रही है ना, उसके पीछे क्या रीज़न, मैं उसके पूरे कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा। अब एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए कि अगर ये सीट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, मतलब जैसे सपोज 845 सीट्स आ रही हैं ईडब्ल्यूएस की 2018 की जो बच रही हैं, तो वो 23 वाले में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है, तो फिर उन सीट्स का होगा क्या, है ना। तो उससे भी रिलेटेड एक और यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा जहाँ से ये बात भी क्लियर होगी वो सीट्स, उन सीट्स का क्या किया जाएगा। उसके लिए आप लोग इस क्लिप को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है क्या कि
इस वाले इसमें एक क्वेश्चन FAQs है, ये DOPT का FAQ है, उसमें ये चीज़ पूछी गई थी। मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, एक मिनट रखिएगा। यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 13 किसी ने पूछा कि हाउ कैन द अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ EWS बी फिल्ड इन अ रिक्रूटमेंट ईयर इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू EWS। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर वही बात लिखी है कि पैरा 6.3 ऑफ DOPT OM नंबर 36039/1/2019 में इसके आपको ऑर्डर पूरा पढ़ के बता दिया। इसमें जो बात लिखी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बैकलॉग तक मैंने बता दिया, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है कि वेयर इन एनी रिक्रूटमेंट ईयर एनी वैकेंसी मार्क्ड फॉर EWS कैन नॉट बी फिल्ड up due to non-availability of a suitable candidates belonging to EWS, such vacancies for that particular recruitment year shall not be carried forward to the next recruitment year as backlog। इतनी बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आगे क्या लिखा है कि a further attempt in the same recruitment year to be filled the EWS vacancy is desirable। मतलब कहने का ये, मैं आपको इसका आगे बताऊंगा। मतलब सिंपल से ये कि अगर उसी साल फिर से कोई अगर वैकेंसी आ जाती है, सपोज जिससे आप इसको आप फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग कह लेते हो, तो फिर उस सीट्स को EWS वालों से ही भरा जाएगा, क्योंकि वो उसी साल की वैकेंसी है। ठीक है, जैसे अगर 18 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट काउंसलिंग हुई, उसमें अगर EWS के कैंडिडेट्स को नहीं लिया गया तो सेकंड काउंसलिंग में जो फर्स्ट काउंसलिंग का जो EWS का हिस्सा था उसको सेकंड में लाया जा सकता है। यहाँ पर सिंपल सी बात ये कही जा रही है क्योंकि वो सेम ईयर की रिक्रूटमेंट है, इसलिए। ठीक है ना, अब आगे समझिएगा। देयर आफ्टर द अनफिल्ड वैकेंसी मे बी फिल्ड अप, treating them as unreserved provided it does not result in excess representation in general category beyond the number added on account of non-availability of EWS candidates. If it results in excess representation, it may be diverted to the category in which shortfall exists। ठीक है, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अगर मान लीजिए कि जो अनफिल्ड सीट्स बच जाती हैं EWS की, तो उनको UR कंसीडर किया जाएगा जब तक कि ये देखा जाए कि उनका रिप्रेजेंटेशन मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया है उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा जो कंसेप्ट है वो उसी रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि अगर अनफिल्ड है, अगर सेम रिक्रूटमेंट ईयर है, उसमें EWS के कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, मतलब वो सीट्स वैकेंट जा रही हैं, तो वो सीट्स अगली भर्ती जब कभी भी आएगी, जैसे 23 में आई, तो वो सीट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी 23 की भर्ती में। ठीक है, तो उन सीट्स का क्या होगा, वो सीट्स UR में कंसीडर की जाएंगी बशर्ते कि वो रिप्रेजेंटेशन के जो फॉर्मूला है उसको मतलब वो क्या वायलेट ना करें, उसको ख़त्म ना करें या उसका उल्लंघन ना करें। ठीक है, तो वो क्या है क्राइटेरिया, वो मैं आपको सब समझाता हूँ। ठीक है, अब समझिए। यहाँ से कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अपने जो इंडिया है यहाँ पर रिजर्वेशन की 2 पॉलिसी है। ठीक है, रिजर्वेशन की 2 पॉलिसी है। एक पॉलिसी में आपके आ जाते हैं SC, ST एंड OBC। ठीक है, और दूसरी पॉलिसी जो है उसमें आ जाता है EWS। ठीक, मतलब समझिएगा बात को, EWS जो है उसको दिया गया रिजर्वेशन एक डिफरेंट टाइप का है। 10% वो एक अलग चीज़ है, 10% दिया जा रहा है, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जो EWS का क्राइटेरिया का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। कैसे, ये समझिए। जो ST, SC एंड OBC को रिजर्वेशन दिया जाता है वो इस बात के लिए दिया जाता है कि उनका सरकारी नियोजन में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें उनका मतलब क्या हो, सहभागिता हो, और वो मतलब उनका समाज में एक प्रतिनिधित्व हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन में भी कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाता है ताकि उनका पार्लियामेंट या संसद या फिर विधानसभा में उनका भी प्रतिनिधित्व रहे, उनके भी लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, उनका भी सरकार के विधायिका के जो निर्णयन है उसमें भी उनका योगदान हो सके। इस बात के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, मतलब कि उनका भागीदारी वहाँ पर बनी रहे, जिसको रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है,
लेकिन ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसका संबंध भागीदारी से नहीं है, उनका संबंध इस बात से है कि वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मतलब उनके पास आय का स्रोत नहीं है, आय है तो उसकी एक जो लिमिट 8 लाख बनाई गई है उससे कम है, या उनकी ज़मीनें 5 एकड़ से कम है, इस क्राइटेरिया पर ईडब्ल्यूएस को रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया रिप्रेजेंटेशन को डिनोट नहीं करता, क्योंकि संविधान ये मान के चलता है कि चूँकि आपको पता है कि इंडिया में मतलब हज़ारों सालों से जातिगत व्यवस्था चलती आ रही है, तो उसमें क्या है कि मतलब जो अपने जो सवर्ण हैं, जैसे आपके सवर्ण हो गए, इधर अपने यहाँ पे एसटी एससी या ओबीसी हो गए, तो सवर्णों का प्रभुत्व हमेशा से ज़्यादा रहा, इसलिए ये माना जाता है कि इनका भागीदारी समाज में या राजनीतिक मतलब आप पॉलिटिक्स में भी आप देख सकते हैं या फिर नौकरियों में अभी आप देख सकते हैं, तो इनकी भागीदारी है, मतलब समाज में भी इनकी अच्छी खासी भागीदारी है। मतलब न्याय निर्णयन हो या फिर कोई भी नियम कानून हो, कोई परंपरा हो, कोई रिचुअल्स हो, उन सभी में इनके जो मतलब इनका जो प्रभाव है वो रहता है। ठीक है, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है, ये संविधान कॉन्सेप्ट मान के चलता है। इसलिए वो क्या करता है कि एसटी एससी ओबीसी को कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, इस बात के लिए उनको क्या करता है, कोटा निर्धारित करता है। ईडब्ल्यूएस के मामले में चूंकि ईडब्ल्यूएस किनको मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी जो मतलब सवर्ण है उन्हीं को, मतलब गरीब सवर्णों को क्या मिलता है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलता है, इसलिए उनकी भागीदारी ऑलरेडी है, क्योंकि है तो वो उसी जात से आ रहे हैं, इसलिए उनका क्या है कि रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का मैटर नहीं है, सिर्फ मैटर किस चीज़ का है कि ये इकोनॉमिकली वीक है, ये गरीब है या इनके पास पैसे नहीं है या ये मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ये यहाँ पर मेन रीज़न हो गया, तो इसलिए इनको कोटा दिया जाता है। अब बात आती है दूसरी कि आखिर रिजर्वेशन तो दे दिए, अब यहाँ पर रिजर्वेशन देने के बाद एक प्रश्न खड़ा होता है कि रिप्रेजेंटेशन को कैसे निर्धारित किया जाए। ठीक है, मैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है वो रिप्रेजेंटेशन के बेस पे नहीं दिया गया है, इकोनॉमिक्स के बेस पे दिया गया है, आय के स्रोत या उनकी संपन्नता के आधार पर दिया जा रहा है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण वो सीट्स वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पर ये समझते हैं कि आखिर रोस्टर जो बनता है उस पर किस हिसाब से काम होता है। देखिए, जब ये इंदिरा साहनी वाला केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात ये की, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि आरक्षण किसी भी मामले में 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर जो आरक्षण की बात की गई थी, देखिए मैं आरक्षण पर अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो आप मुझे आरक्षण विरोधी ना समझिएगा, मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि आखिर ये जो मतलब जो बच्चे अभी डिमांड कर रहे हैं कि 18 वाली सीट्स को 23 में लाया जाए, 18 वाले बोल रहे हैं कि हमें दिया जाए, तो उसके पीछे क्या हो सकता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर जो आरक्षण का जो रोस्टर बनता है उसमें इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बात बोली कि रिजर्वेशन किसी भी मामले में 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो जब वो 50% से ऊपर नहीं जाएगा तो अब एक क्वेश्चन ये उठता होगा कि सर अगर हम 50% मानते हैं तो फिर ईडब्ल्यूएस का कोटा इसमें अगर हम 10 और जोड़ देते हैं तो वो तो 60 हो जाएगा, तो फिर ये तो वायलेशन हुआ उस ऑर्डर का। तो उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि ये जो 10% कोटा दिया जा रहा है ये रिप्रेजेंटेशन के बेस पे नहीं दिया जा रहा, मैंने आपको ऑलरेडी अभी समझाया, रिप्रेजेंटेशन के बेस पे जो कोटा है वो आपका 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो 10% का कोटा आपको दिया जा रहा है ये कोटा दिया जा रहा है आर्थिक आधार पर। ठीक है, इस वजह से ये उस ऑर्डर का वायलेशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि रिप्रेजेंटेशन को तय कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन को तय करने का तरीका ये है कि यहाँ पर जितने भी अपने भारत देश में राज्य हैं उन सभी राज्य को क्या किया गया, उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि आप अपने राज्य की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से आप क्या करो, कोटा डिसाइड करो। जैसे कि अगर रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो मैंने आपको बताया कि एससी एसटी और ओबीसी इन्हीं को कोटा मिलेगा रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो अब ये है कि इन तीनों कैटेगरीज में आपको क्या करना है, प्रतिशत को डिवाइड करना है, लेकिन वो आपका जो प्रतिशत है वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए अगर मैं एमपी की पर्टिकुलर बात करूं तो एमपी में एससी कैटेगरी को 14% कोटा मिलता है। ठीक है, एसटी को मिलता है 23%, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 37% कोटा हो जाएगा।
अब 37% हो चुका, तो कितना बचा? 13%। इसलिए ओबीसी को आज की डेट में, मतलब अभी के टाइम, मतलब जो 13% कोटा यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसको लेके अभी एक मामला चल रहा है, आपको पता होगी, ओबीसी को 27% देना चाहिए। तो वो मानी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें क्या डिसीजन होगा, मानी हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रांसफर याचिका है, उस पर जो भी डिसीजन होगा वो फिर आगे देखा जाएगा, उसमें क्या निर्णय लिया जाता है। तो आज की डेट में क्या है कि 14, 23 और 13% का कोटा एमपी में लागू होता है, क्योंकि 50% के क्राइटेरिया को हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब इस क्राइटेरिया के हिसाब से जब आती है बात रिप्रेजेंटेशन की, तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको इसको थोड़ा सा वैसे एग्जांपल से समझाता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन को कैसे डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक रूम है, ठीक है, इस रूम में क्या है, मान लीजिए कि 100 सीट्स लगाई गई हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे करके 100 सीट्स लगाई गई हैं, है ना, हम ऐसा मान लेते हैं, इसमें पूरे स्क्रीन में तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आप मान लीजिए कि 100 सीट लगाई गई हैं। अब मैंने आपको बोला कि एससी कैटेगरी को 14% कोटा चाहिए, एसटी कैटेगरी को 23% का कोटा चाहिए और ओबीसी को 13% का कोटा चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने क्या किया कि इस पूरे रूम के 3 कोने बना लिए, ठीक है, 3 नहीं, मतलब 4 कोने बना लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस को लेंगे तो मान लीजिए 5 कोने हो गए, तो आपने एक कोना उठाया, इसमें आपने 14% एससी को दे दिया। एक कोना आपने उठाया ये वाला, इसको आपने दे दिया किसको, मान लीजिए ये वाला एससी को दे दिया, ये वाला एसटी को दे दिया, ये वाला आपने ओबीसी को दे दिया, ये वाला 10% आपने ईडब्ल्यूएस को दे दिया और ये यूआर को दे दिया। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो समान प्रतिनिधित्व वाली बात है वो बात गलत साबित हो जाएगी। इसलिए इसको बनाने के लिए क्या होता है, एक रोस्टर बनाया जाता है और उस रोस्टर में परसेंट के हिसाब से एक ऑर्डर बनाया गया है कि पहले सीट्स किसको मिलेगी, यूआर को मिलेगी, फिर सेकंड सीट यूआर को, फिर मिलेगी किसको, एसटी को मिलेगी, फिर एससी, फिर यूआर को, फिर ओबीसी, फिर एसटी, ऐसे करके वो एक ऑर्डर चलता है, उसी को आप रोस्टर बोलते हो। तो अब एक प्रश्न आपके मन में और आ रहा होगा कि जब से ये मतलब ईडब्ल्यूएस को 10% का कोटा मिल गया है, तो आखिर इनको कहाँ एडजस्ट किया जा रहा है? तो इनको एडजस्ट किया जा रहा है उन यूआर की सीट्स पर जो कि ईडब्ल्यूएस आने के पहले यूआर की हुआ करती थी। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपका जो एसटी, एससी और ओबीसी के रोस्टर में जो ऑर्डर है उसको इंटरप्ट नहीं किया गया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है। ऑर्डर सिर्फ कहाँ चेंज किया गया है, आपके मतलब जो यूआर की सीट्स हैं वहाँ पर किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं इस रोस्टर के एक ऑर्डर आपको बना के दिखाऊं, ये आपका मान लीजिए रोस्टर है, पहली सीट यूआर की हो गई, ठीक है, दूसरी मान लीजिए यूआर की हो गई, फिर ओबीसी हो गई, फिर आपकी एसटी की हो गई, फिर आपका एससी हो गया, एससी नहीं, मान लो आपका यूआर हुआ यहाँ पर, क्योंकि परसेंट के हिसाब से बन रहा है ना, तो यूआर हो गया, फिर यहाँ पर आपका एससी हो गया, फिर ओबीसी हो गया, ऐसे करके ऑर्डर चलता था। तो जब से ईडब्ल्यूएस का कोटा लागू हुआ, तो जैसे यहाँ पे पहला यूआर था ना, तो दूसरा यूआर ना होके क्या हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। ओबीसी का वही रहेगा, एसटी का वही रहेगा, यूआर का मे भी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आ जाए, मे भी यूआर ही रहे, आगे जाके कहीं पीडब्ल्यूएस आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिनिधित्व की वजह से एसटी, एससी और ओबीसी का जो कोटा है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया गया है, इसलिए वो रोस्टर में प्रभावित नहीं हुआ है। जो 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा है उनको रोस्टर में यूआर की जगह पर रखा गया है। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट में मैं एक बात और करूँगा कि आखिर अब जो 18 वाली भर्ती है, ये आप सिंपल से ये समझ सकते हो कि जो ईडब्ल्यूएस के 845 पोस्ट बची है उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि वो 2018 की भर्ती में शामिल हो जाएं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि वो 18 वाली भर्ती में शामिल हो जाएं, जैसा कि बच्चे 18, जिसके लिए माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी किया कि 45 डेज में इसको फिलअप किया जाए। अगर गवर्नमेंट उस बात को मान के ये सब कर देती है तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं मानती इन केस, तो वो भर्ती अगर 23 में आएगी तो वो 23 में यूआर कंसीडर की जाएगी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत है, वो गलत साबित ना हो जाए। मतलब कहने का ये है
कि अगर ये पूरी भर्ती 18 वाले में आती है तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि 50 + 40 + 10 का बंटवारा होगा। 50 जाएगा ST SC OBC को, 40 जाएगा UR में। अगर OBC का 27% लागू नहीं होता तो अभी के लिए तो 13% होल्ड किया गया है, तो यहाँ पर आप 13 इसमें से माइनस कर दोगे तो 17% बचेगा, तो 17 ही बचेगा, हाँ 27% बचेगा, तो 27% इधर और 10% EWS, 13% होल्ड। तो ये क्राइटेरिया बनेगा अगर वो 845 सीट्स 23 में चली जाती है तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैरी फॉरवर्ड वाला जो पॉइंट है वो सरासर यहाँ पर खारिज हो रहा है, जो कि रूल्स कहते हैं। मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो रूल्स कहते हैं मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चों ने डिमांड की है कि उसको 23 में कैरी फॉरवर्ड किया जाए, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अब ये है कि 18 वाले अगर गवर्नमेंट को अपनी बात समझाने में कामयाब हो कि उसको फॉरवर्ड अपने में करवा लेते हैं तो बात अलग है। अगर वो नहीं करा पाएंगे तो फिर वो 23 में जो उसको अगर भेजा जाता है तो फिर वो वहाँ पर क्या बन जाएगा, UR और बाकी जो कैटेगरीज है उनमें वो सीट बढ़ जाएगी। जैसा एक नॉर्मल, जैसे मतलब आप 850 फ्रेश वैकेंसी मान सकते हैं, जिसमें फिर वो जैसा जैसा उनका कोटा होगा उसके हिसाब से सीटें बढ़ जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये एक अपडेट थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। और इसमें और कुछ खास नहीं है, और मैं किसी भी कैटेगरी को मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए। अगर आप लोगों को मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, मैं जस्ट एक रूल्स जो आप है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेरा कोई ज्ञान नहीं घुसा हुआ है, जो भी है मैंने आपको प्रमाण दिए हैं, आप इसको आराम से अच्छे से, मैंने ऑर्डर नंबर भी बता दिए, आप वहाँ से जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।